आज हम सीआरपीसी का चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं। आप सोचेंगे मैम चैप्टर 1 में क्या है? चैप्टर 1 तो बहुत इजी होता है। किसी भी एक्ट का चैप्टर 1 उठा लीजिए, सब सेम होता है। वो ही शॉर्ट टाइटल, वो ही कमेंसमेंट, वो ही डेफिनेशंस। चैप्टर 1 हम क्यों पढ़ें? हम सीधा चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता। किसी भी एक्ट का चैप्टर 1 उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने उसके मेन प्रोविजंस होते हैं। आप चाहे किसी भी लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंडिया में कोई भी लॉ का एंट्रेंस एग्जाम है, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप अपने कॉलेजेस के एलएलबी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई एडवोकेट हैं जो किसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीआरपीसी का चैप्टर 1 आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें डेफिनेशंस हैं, इसमें आपको ये पता लगेगा कि सीआरपीसी एक्चुअली एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पे है। सीआरपीसी में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जब तक आपको ये नहीं पता है कि कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है, बेलेबल नॉन बेलेबल क्या होता है, आगे का सीआरपीसी नहीं समझ आएगा। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए चैप्टर 1 की एक वीडियो लेके आई हूँ स्पेशली, जिसमें मैं आपको सारी डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगी। आपको ये तो पता होना ही चाहिए। ये अगर आपको नहीं पता है तो आगे का सीआरपीसी समझने का कोई फायदा नहीं है। तो पहले आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सीआरपीसी का चैप्टर 1। सेक्शन 1 की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 1 डील करता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंट से। शॉर्ट टाइटल का मतलब है कि इस एक्ट का नाम है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये यहां दिया गया है। एक्सटेंट कमेंसमेंट का क्या होता है? मतलब कमेंसमेंट का मतलब है वो डेट जब से वो ऑपरेटिव हुआ है। एक्सटेंट का मतलब है कि सीआरपीसी पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड अदर ट्राइबल एरियाज। इसके बाद हम चैप्टर 2 पे आएंगे। चैप्टर 2 क्या है? चैप्टर 2 है डेफिनेशंस। अब बच्चे यहाँ पे बहुत कंप्लेन करते हैं कि मैम इतनी सारी डेफिनेशंस हैं, कैसे याद करें, क्यों याद करें, कहाँ काम आ रही हैं ये, कैसे कैसे याद रखें, कौन सी डेफिनेशन कहाँ दी गई है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो ये वीडियो लेके आई हूँ इसमें मैं आपको वो सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। साथ साथ अगर आप कोई एडवोकेट हो तो कोर्ट में यूज होने वाले जो टर्म्स हैं, आपको जो अपनी प्रैक्टिस में टर्म्स यूज आने वाले हैं, सिर्फ वो डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगी जो स्ट्रिक्टली इंपॉर्टेंट है हर किसी पर्सन के लिए। सो आज हम वो डील करेंगे। बहुत सारे बच्चे ये कंप्लेन लेके आते हैं कि मैम हमें याद नहीं होती हैं डेफिनेशंस, हमें याद नहीं होता कहाँ पे किस क्लॉज में ए बी सी डी किस में कौन सी डेफिनेशन दी गई है। बहुत ईजी है, ये वीडियो देखो, मेरे बात को फॉलो करो, आपको सब याद हो जाएगा। कोई चीज और रेफर करने की जरूरत नहीं है, कोई नोट्स, कोई बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वीडियो देखो, आपको सब समझ आने लगेगा। सेक्शन 2 की बात करेंगे जिसमें डेफिनेशंस दी गई है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्लॉज ए में दी गई है जो कि है बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस की। बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं? सीआरपीसी सेक्शन 2 में बोला गया है बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें जो शेड्यूल 1 के अंदर, जो सीआरपीसी के एकदम लास्ट में आप देखते हैं तो शेड्यूल दिया गया है। शेड्यूल 1 के अंदर कॉलम्स दिए गए हैं जिसमें ऑफेंस का नाम दिया गया है कि ये किस कोर्ट से ट्राइबल है, कि भाई सेशंस कोर्ट इसका ट्रायल करेगी या जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा, तो उसमें ट्राइबल बाय विच कोर्ट वो दिया गया है, और ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है वो दिया गया है। तो जो ऑफेंस उस शेड्यूल 1 के अंदर बेलेबल मेंशन है वो तो हो गए बेलेबल ऑफेंसेस कि हाँ इसमें बेल दे दी जा सकती है। जो ऑफेंसेस शेड्यूल 1 के अंदर बेलेबल मेंशन नहीं है वो होंगे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। इजी, जो बेलेबल लिखे गए हैं वो बेलेबल ऑफेंसेस, जो नॉन बेलेबल लिखे गए हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। वेरी इजी। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन पे आएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्लॉज सी की। क्लॉज सी जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई है। अब एक कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो अरेस्ट
और इन्वेस्टिगेशन कर सकता है विदाउट दी वारंट। बिना वारंट के जिन केसेस में अरेस्ट किया जा सकता है पुलिस ऑफिसर द्वारा, वो होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ओके, वो होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो ये है क्लॉज सी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्लॉज डी, जिसमें कंप्लेंट की डेफिनेशन दी गई है। कंप्लेंट क्या होती है? कंप्लेंट वो एक्यूजेशंस होते हैं, वो एलिगेशंस होते हैं जो या तो ओरली या तो रिटन फॉर्म में एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर लगाता है, जिसमें वो ये इंटेंशन होता है उस पर्सन का, जो वो एक्यूजेशन लगा रहा है उसका इंटेंशन क्या होता है? उसका इंटेंशन होता है कि उस कंप्लेंट जिसके अगेंस्ट आप कर रहे हो उस पर्सन के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाए। ऑलराइट, और कोई भी पुलिस रिपोर्ट कभी भी कंप्लेंट नहीं मानी जाएगी। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सेक्शन 2 के अंदर, एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 2 क्लॉज डी का एक्सप्लेनेशन बोलता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ये बोल के कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसने बिना वारंट के बिना ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे ये पता लगता है या वो ये डिस्क्लोज करता है कि ये तो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। उस केस में क्या होगा? वो इन्वेस्टिगेशन या वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है उसे कंप्लेंट माना जाएगा और पुलिस ऑफिसर को कंप्लेनेंट माना जाएगा। ये दिया गया है एक्सप्लेनेशन के अंदर। ये हुआ क्लॉज डी तक। तो हमने ए, सी और डी पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद हम सीधा आएंगे क्लॉज जी पे। क्लॉज जी जिसमें इंक्वायरी की डेफिनेशन दी गई है। इंक्वायरी क्या होती है? इंक्वायरी वो इंक्वायरी जो कोई भी मजिस्ट्रेट या कोर्ट कंडक्ट करती है किसी भी केस या प्रोसीडिंग के अंदर, ठीक है। इंक्वायरी डज नॉट इंक्लूड ट्रायल। ट्रायल अलग है, इंक्वायरी अलग है, ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद क्लॉज एच आता है जिसमें इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन दी गई है। इन्वेस्टिगेशन, ये वर्ड हमने बहुत बार सुना है, सबको पता है इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। सीआरपीसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? सीआरपीसी क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज एच के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि जब कोई पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी दूसरा इंसान जिसे मैजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज किया है, जब वो पर्सन एविडेंसेस कलेक्ट करता है किसी भी केस के, तो उस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उस पूरे प्रोसेस को इन्वेस्टिगेशन बोला जाता है, छानबीन, ठीक है। तो ये तो होता है इन्वेस्टिगेशन, क्लॉज एच। क्लॉज एच के बाद हम सीधा आएंगे क्लॉज एल पे। क्लॉज एल है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन। क्लॉज सी के अंदर हमने पढ़ा था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? वो ऑफेंस जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। क्लॉज एल बोलता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस पढ़ लिया है तो आपको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऑब्वियसली जल्दी से समझ आ जाएगा। कॉग्निजेबल मतलब जब बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब है जब बिना वारंट के अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये हुआ आपका नॉन कॉग्निजेबल क्लॉज एल के अंदर। ऐसे ही क्लॉज, इसके बाद हम आएंगे क्लॉज एन पे जो ऑफेंस की डेफिनेशन देता है। फिर इसके बाद आगे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आपको क्लॉज पता होने चाहिए। ऐसी कोई खास डेफिनेशन उसमें मीनिंग दिया नहीं गया है, जैसे कि क्लॉज आर है जो बोलता है पुलिस रिपोर्ट क्या होती है। वो रिपोर्ट जो सेक्शन 173 के अंदर पुलिस रिपोर्ट बोली गई है वो होगी पुलिस रिपोर्ट। इसके बाद क्लॉज एस आता है इंपॉर्टेंट, जिसमें पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन दी गई है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपका आएगा क्लॉज डब्ल्यू, जिसमें बोला गया है कि एक समन्स केस क्या होता है।
समन्स केस वो केस होता है जो वारंट्स केस नहीं होता है। तो एनी केस विच इज नॉट अ वारंट्स केस इज अ समन्स केस। अब आप बोलोगे मैम ये कैसी डेफिनेशन है, वारंट्स केस क्या होता है? तो वारंट्स केस क्या होता है वो पढ़ने के लिए हमें आना पड़ेगा क्लॉज एक्स के अंदर। सेक्शन 2 क्लॉज एक्स के अंदर वारंट्स केस की डेफिनेशन दी गई है। ऐसे ऑफेंसेस, ऐसे केसेस जिसमें जो पनिशमेंट है वो या तो डेथ पेनल्टी की है, या फिर डेथ सेंटेंस की है, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की है, या फिर इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 years की है। तो अगर हम इसको नॉर्मल टर्म्स में समझें तो 2 साल से ऊपर की पनिशमेंट वाले जितने भी केसेस होते हैं वो होते हैं वारंट्स केस। और समन्स केस की डेफिनेशन क्या थी कि वो केसेस जो वारंट्स केस नहीं होते हैं। वारंट्स केसेस वो केसेस होते हैं जो 2 साल से ऊपर की पनिशमेंट के हैं। सो इसका एक लॉजिकल मीनिंग अगर हम निकालेंगे तो 2 साल से कम की पनिशमेंट वाले जो ऑफेंसेस होते हैं वो होते हैं समन्स केसेस। ठीक है, तो ये इतनी सी बात है। इसके बाद हम डेफिनेशन क्लॉज हमारी खत्म है। क्लॉज एक्स पे जो वारंट्स केस के डेफिनेशन बताता है वहां पे हमारा डेफिनेशन क्लॉज खत्म है। आप देखिए इतनी सारी डेफिनेशंस है, अगर आप कोई भी बुक उठाएंगे उसमें इतनी सारी डेफिनेशंस है, बच्चे देख के डर जाते हैं। बच्चे इतनी सारी इसमें हमारे प्रीवियस वीडियोस पे कमेंट्स आते हैं, इतनी सारी बच्चों की क्वेरीज आती हैं, मैम इतनी सारे सेक्शंस हैं सीआरपीसी के अंदर, आप डेफिनेशन क्लॉज को चलो अगर हटा भी दो तो भी इतने सेक्शंस है सीआरपीसी के अंदर, 400+ सेक्शंस है, कैसे याद करें? याद तो दूर की बात है मैम, इनको पढ़ें कैसे? हम सारे सेक्शंस पढ़ने बैठेंगे तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, महीने लग जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। 500, 700, 800 पेजेस की बुक आपको नहीं पढ़नी है। आपको क्या करना है, आपको ये जो हम चैप्टर वाइज वीडियो लेके आ रहे हैं आपको वो देखना है। अगर आपने मेरी ये 15, 20, 25 मिनट वाली जो वीडियो है ये देख ली, ये आपके लिए काफ़ी है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ इन डेप्थ पढ़ना है, तो भी अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो भी आपको कोई बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सीआरपीसी रैपिड रिवीजन के जो वीडियोस है, जो 1-1 घंटे के 4 पार्ट्स के वीडियोस हैं, 4 वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हैं। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 4 घंटे के अंदर आपका पूरा सीआरपीसी कंप्लीट हो जाएगा। आपको महीनों तक का डर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारे सीआरपीसी रैपिड रिवीजन की वीडियोस है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस लिंक के थ्रू उन वीडियोस को देख सकते हैं और आपका सीआरपीसी पूरा हो जाएगा। कोई डरने की कोई बात नहीं है आपको उसमें। सो ये था हमारा सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज। ओके, सेक्शन 3 पे आते हैं। सेक्शन 3 के अंदर रेफरेंसेस बताए गए हैं कि कुछ वर्ड्स जो आगे हमारे सीआरपीसी के अंदर यूज हुए हैं वो किस रेफरेंस में यूज हुए हैं। अब अगर कोई वर्ड के बहुत सारे रेफरेंसेस है, अगर एक वर्ड है उसके कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, तो क्या बार बार ये चीज मेंशन करना जरूरी है कि कौन से मीनिंग की हम बात कर रहे हैं? तो बार बार वो चीज ना करनी पड़े इसीलिए सेक्शन 3 एक कंस्ट्रक्शन रेफरेंस क्लॉज दे दिया गया है सीआरपीसी के अंदर, जिसमें ये बताया गया है कि भाई अगर एक वर्ड यूज हुआ है तो इसका ये मीनिंग्स हो सकते हैं, आपको बार बार वो चीज रेफर करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, उसमें द वर्ड मैजिस्ट्रेट। अब अगर पूरे सीआरपीसी में कहीं भी ये वर्ड मैजिस्ट्रेट यूज हुआ है तो आपको पता है कि अगर आप मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात कर रहे हो, जैसे कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया के होते हैं जितने भी महानगर होते हैं, अगर आप किसी महानगर की बात कर रहे हो, मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात कर रहे हो, तो मजिस्ट्रेट का मतलब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा। बट अगर आप किसी ऐसे एरिया की बात कर रहे हो जो महानगर या मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, तो वहां पे मजिस्ट्रेट का मतलब क्या होगा? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा। कई जगहों पे मजिस्ट्रेट का मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी होता है। तो ये सारी चीजें सेक्शन 3 के अंदर दी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 में बोला गया है कि इंडियन पीनल कोड,
इंडियन पीनल कोड के अंदर जितने भी ऑफेंसेस हैं, हमारे आईपीसी में जितने भी अपराध दिए गए हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी इंक्वायरी और उसका ट्रायल, जो प्रोसीजर है किस तरीके से होगा, सीआरपीसी के प्रोसीजर से होगा. सो एवरी ऑफेंस given under IPC will be inquired, investigated and tried according to the procedure of CRPC. ये बोलेगी ये बात इसमें. इसका क्लॉज 2 भी है. क्लॉज 2 क्या बोलता है? एनी अदर लॉ, जहां किसी अदर लॉ की बात की गई है कि एनी अदर लॉ, अगर किसी और कानून के अंदर कोई अपराध दिए गए हैं, उनपे भी सीआरपीसी का प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा, बट वो स्पेसिफिकली उस सेक्शन में लिखा हुआ होगा. तो आगे आपको कई ऐसे सेक्शंस मिलेंगे जहां पे हम सिर्फ आईपीसी के ऑफेंसेस के अलावा हम कई और एक्ट्स के ऑफेंसेस की भी बात कर रहे होंगे. तो वो आपको आगे के चैप्टर्स में पता लगता जाएगा. तो ये है सेक्शन 4. ये हमारा आखिरी सेक्शन है इस चैप्टर का. सो हमने 1, 2, 3, 4 ये सेक्शंस पढ़े हैं आज. ये है चैप्टर 1. मेरी ये बहुत कोशिश रही है कि आपके लिए ये इजी से इजी मैं बना सकूं. आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं बार बार यही बोलूंगी, आपको सिर्फ वीडियो देखनी है, आपको कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है. आई होप ये एक्सप्लेनेशन, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो. आई होप ये आपको आपके प्रोफेशन में, आपको आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो. सो फिर से हम चैप्टर 2 की एक नई वीडियो लेकर आएंगे. जब तक आप चैप्टर 1 की वीडियो देखें, इन चीज़ों को याद रखें और मेरी बातों को फॉलो करते रहें. बेस्ट ऑफ लक.